Hello everyone, welcome to our YouTube channel Civil Service Education जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 18 दिसंबर 2020। वीडियो के एंड में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, farmers have constitutional rights to continue with protest. Supreme Court. The Supreme Court on Thursday said farmers have a constitutional right to continue with their absolutely perfect protest as long as their dissent against the three controversial agriculture laws did not slip into violence. So सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है थर्सडे को कि फार्मर्स का ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि वो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये प्रोटेस्ट को वो जारी रखे, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये उनका राइट है। और अब तक जो उनका प्रोटेस्ट रहा है वो एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोटेस्ट रहा है। उन लोगों ने कोई वायलेंस नहीं किया, एकदम शांति के साथ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट वो लोग तब तक कर सकते हैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। The court, however, said the purpose of the protesting farmers would not be served if they continued to sit without engaging in talks. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फार्मर्स जिसके वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, जो लॉज है, वो लॉज को हटाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ बैठे रहने से प्रोटेस्ट कंप्लीट नहीं होगा, उनकी मांगे पूरी नहीं होगी, उनको बात करना पड़ेगा। उनको एक मीटिंग जो की जाएगी गवर्नमेंट के साथ बात करना पड़ेगा, बात करके ये प्रोटेस्ट का हल निकालना पड़ेगा। The court cautioned the government against trying to instigate violence. The CGI, the Chief Justice of India, stressed that as fellow Indians, the judges too understand the farmers' problems. So, कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कॉशन किया है, उन्हें आगाह किया है कि आप कोई वायलेंस नहीं करेंगे। वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, उनका जब मन होगा वो बात करेंगे आपसे, लेकिन आप कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कह दिया है कि फार्मर्स भी हमारे लोग हैं, वो भी इंडियंस हैं, उनको भी देखना हमारा अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज रिकवरी रेट हाई। India's COVID-19 recovery rate is amongst the highest in the world, the health ministry said on Thursday, while the global figure for recovery rate is 70.27% in India, is recording 95.31%, it said. The US, Brazil, Russia and Italy are reporting lower recovery rates. So, India का recovery rate वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। इंडिया का जो ग्लोबल फिगर ऑफ रिकवरी रेट है 70.27% और इंडिया का रिकवरी रेट है 95.31%। सो यूएस, ब्राजील, रशिया, इटली, इन लोगों से इंडिया का रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। इंडिया हैज रजिस्टर्ड 33,291 रिकवरीज इन द लास्ट 24 आवर्स। लास्ट 24 आवर्स में इंडिया ने 33,291 रिकवरीज की है। About 75.63 of these new recovered cases are contributed by 10 states and union territories, with 5,728 persons recovering from COVID-19. Kerala has recorded maximum number of recoveries. So 33,291 people recovered हुई है 24 hours में, और ये देखा गया है कि 5,728% सिर्फ केरला से ही रिकवर हुई है। महाराष्ट्र से 3,887 रिकवरीज देखी गई है और वेस्ट बंगाल से 2,767 रिकवरीज रिपोर्ट की गई है। इंडिया हैज 24,010 न्यू केसेस रजिस्टर्ड and reported 355 case fatalities in the 24 hours. So, लास्ट 24 आवर्स में इंडिया ने 24,010 न्यू केसेस रजिस्टर की है और 355 न्यू डेथ भी रिपोर्ट की गई है। और ये दोनों 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से कंट्रीब्यूशन हुआ है 78.27% न्यू केसेस का और 79.15% डेथ का। नेक्स्ट पॉइंट,
ISRO launches satellite for communications. The Indian Space Research Organization ISRO ISRO successfully placed into a transfer orbit India's 42nd communication satellite. CMS-01 carried on board the PSLV C-50 from the second launch pad of the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota range on Thursday. So, इसरो ने 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है इंडिया का, जिसका नाम दिया गया है PSLV C-50। और ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कम्युनिकेशंस के लिए काम आती है, और ये स्पेशली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए ये सैटेलाइट तैयार की गई है। जो सेंसर होगी वो उन जगह पे सबसे ज्यादा काम करेगी। The PSLV C-51 would be a special mission for ISRO and the entire country, as the vehicle will carry the country's first private sector satellite under the Space Reforms Program. So ये जो PSLV C-50 है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की गई है जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के लिए बनाई गई है, वहां के कम्युनिकेशंस के लिए बनाई गई है। और इसके बाद वाली जो इसरो की प्रोजेक्ट होगी वो होगी PSLV C-51, और वो होगी इंडिया का स्पेशल मिशन जो कंट्री का पहला प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट को स्पेस में ले जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया एक्सपेक्ट्स मोर टॉक्स विद चाइना। India on Thursday hoped that further discussions with China will help both sides to achieve an agreement on a mutually acceptable solution for ensuring complete disengagement in all friction points along the line of actual control in eastern Ladakh. So India ये होप कर रही है कि चाइना के साथ उनकी और ज़्यादा डिस्कशंस हो और ज़्यादा बातचीत हो, ताकि दोनों साइड एक दूसरे के अग्रीमेंट को समझे और एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सेप्ट करे और पीछे हट जाए। सो जितनी म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होगी, जितनी भी सोल्यूशन म्यूचुअली दोनों एक्सेप्ट करेंगे, तो उतनी जल्दी ही ये डिसएंगेजमेंट जल्दी खत्म होगी। तो जो भिड़ंत हो रही है बॉर्डर पे वो खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए दोनों को डिस्कशंस करने पड़ेंगे, दोनों को म्यूचुअली एक्सेप्ट होना पड़ेगा कि हम दोनों, हाँ ये एक पॉइंट है जिसमें हम दोनों सहमत है, दोनों को एक साथ म्यूचुअली सहमत होना पड़ेगा। तब जाके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लद्दाख में या फिर और भी फ्रिक्शन पॉइंट्स जो बॉर्डर्स है, वहां से दोनों अपने अपने सोल्जर्स को हटा लेंगे और डिसएंगेजमेंट हो जाए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव told a media briefing that two sides continue to maintain communication through diplomatic and military channels, and these discussions have helped both sides to enhance understanding of each other's position. So, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि दोनों कंट्री एक दूसरे से डिप्लोमेटिक वे में या फिर मिलिट्री चैनल्स वे में बातचीत कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है, जिससे दोनों कंट्री को हेल्प हो रही है एक दूसरे के पोजीशंस के बारे में जानने के लिए। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पुटिंग फूड एट द सेंटर ऑफ इंडियाज न्यूट्रिशन एजेंडा। तो ये एक एडिटोरियल टॉपिक है। द प्रोविजनल वर्डिक्ट फ्रॉम द 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2019-20 fact sheets on the burden of child undernutrition is not encouraging, with few exceptions. For the most part, the assessment has relied on the measure of child's anthropometry. That is, children are defined as stunned, underweight, or wasted if the standardized height for age, weight for age, or weight for height, respectively, is more than 2 standard deviations below the World Health Organization Child Growth Standards median. So, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th राउंड के बाद ये प्रोविजनल वर्डिक्ट दिया गया है, जो NFHS के 2019-20 की फैक्ट शीट्स बनाई गई है।
जिसमें चिल्ड्रन की अंडर न्यूट्रिशन होने की वजह लिखी है। मतलब जो चिल्ड्रंस को ठीक तरीके से खाना नहीं मिलता है, उनको न्यूट्रिशन डाइट नहीं मिलता। इससे क्या होता है, इससे चाइल्ड को एंथ्रोपोमेट्री हो सकती है। एंथ्रोपोमेट्री क्या होती है? चिल्ड्रन जिसे स्टंट कहा जाता है, अंडरवेट कहा जाता है, जो बोर्न होते हैं वो अंडरवेट होते हैं, या फिर हाइट के हिसाब से वेट नहीं होता किसी का, या फिर हाइट के हिसाब से एज नहीं होता है, या फिर वेट के हिसाब से हाइट नहीं होता है। सो ये एक नॉर्मल थिंग है कि आपका जितना हाइट है, आप उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। आपका जितना वेट है उस हिसाब से आपका एज होना चाहिए। आपका जितना हाइट है उस हिसाब से आपका एज होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज आपस में नहीं मिलती हो तो उससे हम लोग अंडरवेट कह सकते हैं, वेस्टेड कह सकते हैं, या स्टंटेड कह सकते हैं। सो ये चीज हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रोथ स्टैंडर्ड्स मीडियन है उसके अंडर में देखी जाती है। अगर ये चीज नहीं मैच करती तो कहा जाता है वो बच्चे अंडर न्यूट्रिशन में है, उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है। Across the 22 states and union territories for which the NFHS 5 has released the fact sheet, the percentage of children aged 6 to 23 months who do not meet the minimum dietary adequacy as defined under the infant and young children feeding practices by WHO is 83.9%. So एनएफएचएस का ये फैक्ट शीट से देखा गया है कि 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में से ऐसे जो चिल्ड्रंस पाए गए हैं जिसका एज 6 से 23 मंथ के बीच, 6 से 23 मंथ के बीच है, उनको ठीक से डाइट नहीं मिल रही है, उन्हें मिनिमम डाइटरी एडिक्वेंसी नहीं मिल रही है। तो उनका परसेंटेज है 83.9%। सो 83.9% चिल्ड्रन है 6 से 23 मंथ के बीच जिसे मिनिमम डाइटरी एडिक्वेसी नहीं मिल रही है। A decline of just over 2 percent points from what was observed in NFHS 4 2015-16। So 2015-16 में जो फैक्ट शीट निकाली गई थी उसमें 85.9% थी, जो कि इस बार 2% कम होकर 83.9% हुई है बस। Thus, 8 out of 10 children appear to be experiencing a dietary shortfall। तो इसका मतलब 10 में से 8 चिल्ड्रन को ठीक से डाइट नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है। It would not be surprising if this situation has worsened with the spread of COVID-19 pandemic and ensuing 2020 lockdown। और ऑब्वियसली कोविड-19 पैंडेमिक हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, इसके वजह से ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन स्टिल 10 में से 8 बच्चे को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है। Decluttering our current approach to reducing the burden of child undernutrition and keeping it simple with a policy goal to providing affordable access to quality food items, particularly for lower socioeconomic population group, should be prioritized। So, ये सबको अगर हम लोग एक चीज में बोल सकते हैं तो वो है बच्चे को, जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे हैं उन्हें अच्छी फूड क्वालिटी, न्यूट्रिशन फूड अप्लाई अवेलेबल की जाए उनको, या वो प्रोवाइड की जाए ताकि वो खा सके, न्यूट्रिशन बन सके। और स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रुप है, जो सबसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक पॉपुलेशन ग्रुप है, जिनके पास इतनी पैसे नहीं होती जो वो न्यूट्रिशन फूड बच्चे को खिला सके या खुद खा सके, उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, उनको नंबर 1 में रखा जाए, उनको प्रोवाइड किया जाए न्यूट्रिशन फूड और गुड क्वालिटी फूड उन्हें प्रोवाइड की जाए। तो अगर ऐसा किया जा सकता है उसके बाद देखा जाएगा कि जो 83.9% है ये बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगी, और 8 में से 10 बच्चे की जगह शायद 8 में से 2 बच्चे हो जो जिसे न्यूट्रिशन फूड ना मिलती हो। लेकिन ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, नंबर 1 में ये काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, strengthening ties with Bangladesh a priority, says Prime Minister. Bangladesh is a major pillar of India's neighborhood first policy
Prime Minister Narendra Modi said at inauguration of the summit level talks held virtually on Thursday. So जो समिट लेवल टॉक हुआ है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो उनमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक मेजर पिलर है. उनके साथ रिलेशनशिप टाइज बनाए रखना इंडिया के लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी. प्राइम मिनिस्टर Sheikh Hasina said many Indian nationals were working in Bangladesh and enhancing bilateral economic ties. So, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का कहना है कि इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो बांग्लादेश में काम करते हैं और वो इकोनॉमिक टाइज दोनों देशों के बीच में कनेक्ट कर रही है. द टू लीडर्स रिमोटली लॉन्च्ड चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक विच इज द फिफ्थ सच लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज. तो दोनों देशों के बीच में रेलवे लाइन की लिंक की गई है. चिलाहाटी जो बांग्लादेश में है और हल्दीबाड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, दोनों के बीच एक रेलवे लाइन लिंक की गई है जो कि फिफ्थ लिंक है दोनों के देशों के बीच में. द टू साइड्स ऑल्सो कंक्लूडेड 7 अग्रीमेंट्स. दोनों देशों ने 7 अग्रीमेंट्स भी किया है. तो ये सात चीजों में, 7 एरियाज में अग्रीमेंट की है. जो है हाइड्रोकार्बन एरिया, हाइड्रोकार्बन high impact community development project, elephant conservation, solid waste management, agriculture, and terms of reference of the India Bangladesh CEO forums. A pact between the National Museum of India and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Memorial Museum in Dhaka was also declared. So 7 agreements की गई है जो है हाइड्रोकार्बन हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है, एलिफेंट कंजर्वेशन एलिफेंट को बचाने की प्रोजेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सॉलिड वेस्ट होती है उसको डिस्पोजल प्रोजेक्ट जो होता है वो, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, और सीईओ फोरम है जो इंडिया बांग्लादेश का, उसको अच्छे टर्म्स करे, रेफरेंस करे उसका एक प्रोजेक्ट. और एक और पैक्ट किया गया है, एक और टाई किया गया है इंडिया के नेशनल म्यूजियम और बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम को, दोनों को मिलाया गया, दोनों को पैक्ट किया गया. दोनों एक दूसरे के साथ एक कह सकते हैं मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग टाइप कुछ पैक्ट किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट प्लान $60 billion investment to bolster gas infrastructure. Petroleum Minister Dharmendra Pradhan on Thursday said the government had planned a $60 billion investment for creating gas infrastructure in the country till 2024, and that gas share in the energy mix is expected to rise to 15% by 2030. So Petroleum Minister Dharmendra Pradhan का ये कहना है कि गवर्नमेंट ने $60 billion इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. 2024 तक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगी और ये गैस शेयर की जाएगी जो एनर्जी को 15% तक 2030 तक 15% राइज करेगी. करंटली गैस अकाउंट्स फॉर 6% इन द कंट्रीज टोटल एनर्जी मिक्स. तो कंट्री के टोटल एनर्जी मिक्स में अभी फिलहाल 6% है, जो कहा जा रहा है 2030 तक 15% हो जाएगा. स्पीकिंग एट द एसोचैम फाउंडेशन डे week 20, he said we have envisaged a spend of $60 million in creating gas infrastructure till 2024, including for pipelines, LNG terminals, and CGD, means city gas distribution networks. Next, GDP to contract 7.8% in financial year 2021, ICRA. ICRA on Thursday forecast India's GDP would contract 7.8% in financial year 2021. So ICRA का कहना है कि इंडिया का GDP 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर होगी उसमें 7.8% तक गिरेगी. Rising raw material and wage cost would partly counteract to the positive impact of the modest rise in volumes in the industrial sector in the third quarter, resulting in a small 1.0% contraction, the rating agency said. So rating agency ने कहा है कि after financial year 2021 first quarter,
फर्स्ट क्वार्टर के बाद 7.8% गिरने के बाद रॉ मटेरियल राइज हो सकती है, कॉस्ट, वेज सब राइज होगी और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी, जिसके वजह से फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर में शायद 1% का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए। तो अभी जो 7.8 कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, जो पिछले साल 10.23 था, इस बार बोला जा रहा है कि थर्ड क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 2021 के थर्ड क्वार्टर में 1.0% का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, हु टू प्रोब virus origins in China. A team of international investigators led by the World Health Organization is likely to go to China in early January to study the origins of the COVID-19 outbreak, which first began in Wuhan in southwestern Hubei province last year. So, WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर टीम चाइना में जाएगी जनवरी को, और वो लोग वुहान में जाके ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि वहां पे सबसे पहला कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके वजह से हुआ, वो लोग जाके ये इन्वेस्टिगेट करेगी। A team of 12 to 15 experts will go to Wuhan to examine evidence, including human and animal samples collected by Chinese researchers, and to build on their initial studies. So, ये कहा जा रहा है कि हु के तरफ से 12 से 15 एक्सपर्ट्स जाएंगे वुहान, जो वहां पे जाके ह्यूमन सैंपल, एनिमल सैंपल्स को एग्जामिन करेगी, जो चाइनीज रिसर्चर्स ने पहले कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो वो सबको जाके वो लोग एग्जामिन करेगी, एविडेंस को देखेगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। Thea Fisher, a Danish member, was quoted as saying the team would leave just after New Year's for a 6-week mission. So Thea Fisher, Danish member है, उन्होंने कहा है कि न्यू ईयर के बाद ही टीम लीव करेगी, जो 6 वीक के मिशन पे जाएगी चाइना में, which would include 2 week of quarantine on arrival. तो 6 वीक का मिशन होगा, तो उस पे से 2 वीक क्वारंटाइन में चले जाएगा। जब वो लोग पहुंचेंगे तो उन्हें 14 डेज क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इनिशियल अटेंशन into the origins of COVID-19 was focused on the Huanan seafood market in Wuhan. So, सबसे मेन अटेंशन कोविड-19 का दिया जाएगा हुआनन सी फूड मार्केट पे। कहा जा रहा है कि हुआनन सी फूड मार्केट जो वुहान में है, वहां पे सबसे पहले ये केस रिपोर्ट की गई थी। तो Huanan seafood market in Wuhan, where an outbreak was first reported in December. दिसंबर में फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी। Although some Chinese health officials have since said the market may have not been the origin, but where the virus first spread. So Chinese health officials का ये कहना है, कुछ हेल्थ ऑफिशियल का कहना है कि ये फूड मार्केट ओरिजिन नहीं हो सकता, ये फूड मार्केट से सब कुछ स्टार्ट नहीं हो सकता, शायद यहां से फैला हो, किसी को कोरोना था, वो ये फूड मार्केट में गया, यहां से स्प्रेड हुआ हो, लेकिन वहां से ये तैयार नहीं हुआ। सो अब ये काम हु के इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर है। वो लोग वहां पे जाके देखेगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है, और वहां पे जो सैंपल्स है उसमें से क्या मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, won't step back from S-400 deal with Russia, says Turkey. Turkey will not step back from its decision to deploy Russian air defense systems despite US sanctions imposed on the country over the purchase, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said on Thursday. So, टर्की फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदेंगे और हम लोग उसे यूज भी करेंगे, लेकिन हम लोग यूएस के सैंक्शन जो की गई है उससे डर के हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। इन एन इंटरव्यू with Turkey's 24 TV television, Mr. Cavusoglu said,
Turkey was mulling steps it would take to reciprocate against the US sanctions, but did not say what the steps could entail. So उनका ये कहना था कि हम लोग यूएस सैंक्शंस के अगेंस्ट जाएंगे, हम लोग यूएस सैंक्शंस को नहीं मानेंगे. जब भी कोई कंट्री रशिया के तरफ से, स्पेशली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो रशिया के तरफ से आर्म्स खरीदती है, डिफेंस सिस्टम खरीदती है, तो यूएस उस कंट्री को आके सैंक्शन कर देती है. और स्पेशली ये किया जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप ही ये करवाते हैं. और इसलिए टर्की ने कहा है कि हम लोग ये यूएस सैंक्शन को नहीं मानेंगे, वी विल गो अगेंस्ट इट. ये नहीं पता कि क्या स्टेप्स होगी पहले, फ्यूचर में क्या स्टेप्स होगी, बट वी विल नॉट लिसन टू यूएस सैंक्शंस. हम लोग जो खरीदने वाले थे खरीदेंगे और एयर डिफेंस को यूज भी करेंगे. और उनका ये भी कहना था कि जो बाइडेन जब आ जाएंगे तो शायद उनके रिलेशनशिप टाइज में बेहतर हो और ये सब जो सैंक्शंस है वो लिफ्ट हो जाए. और जो बाइडेन ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि वो जब आएंगे तो वो ईरान के ऊपर से भी सैंक्शंस को लिफ्ट कर देंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डेज. और 18 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, अरेबिक लैंग्वेज डे एंड माइनॉरिटीज राइट्स डे इन इंडिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टुडेज कोट. और आज का मोटिवेशनल कोट है, never regret anything that has happened in your life. It cannot be changed, undone or forgotten. So take it as a lesson learned and move on. So आपके लाइफ में जो भी हो, आप उससे कभी रिग्रेट मत करना. आपके लाइफ में हो सकता है कि बहुत खराब चीजें भी हुई हो या आपने कुछ गलत कर दिया हो और आपको पछतावा हो रहा हो. नहीं, आप रिग्रेट मत करना, आप पछतावा मत करना, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है. अब आप पछता के वो चेंज तो नहीं हो सकता, आप रिग्रेट करेंगे तो वो चेंज तो नहीं हो सकता. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. जो हो चुका है वो हो चुका है, वो चेंज नहीं कर सकते, उसे हम वापस से ठीक नहीं कर सकते, उसे शायद हम लोग वापस भूल भी नहीं सकते क्योंकि हमसे गलती हो या फिर हमारे साथ कुछ हो तो हम उससे भूल भी नहीं सकते. लेकिन ये भी है कि हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते. तो हम क्या कर सकते, हम हमारे साथ जो हुआ है हम उससे सीख सकते, हम उससे लेसन लर्न कर सकते हैं, सीख के उससे बेहतर बना के आगे बढ़ सकते हैं. तो अगर आपसे कुछ गलती हो, पढ़ाई में गलती हो, शायद आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आपसे एक दो सब्जेक्ट में गलती हो गई, शायद आपको वो सब्जेक्ट में थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपने उसमें टाइम नहीं दिया. अब बाद में जब आप वो सब्जेक्ट में फेल हो गए, उसके वजह से आपका यूपीएससी क्रैक नहीं हो पाया, तो आप पछता रहे हो कि शायद काश मैंने वो दो सब्जेक्ट्स पे टाइम दिया होता, ये क्या होता. कोई बात नहीं, आप पछताओ मत. जो हो गया, आप उससे चेंज नहीं कर सकते, उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या कर सकते हो, आप दोबारा वो दो सब्जेक्ट में और ज्यादा टाइम दे सकते हो. टाइम देके और अच्छे से तैयार होके आगे बढ़ सकते हो. तो आपने जो गलती की आपने उससे सीखा, सीख के इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ के अपने सक्सेस को अचीव किया. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.